सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग भाई। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ MBBS बर्गर गाइस। तो यार मेरे को कुछ समय पहले एक मैसेज आया था अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कि यार तुम्हारे को थेरापेटिक यूज़ ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन चाहिए था एक बच्चे को। तो यार उसके लिए आज मैं वीडियो लेकर के आ गया हूँ, थेरापेटिक यूजेज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है गाइस, तो चलो आओ देखते हैं यार थेरापेटिक यूज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन में। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो यार देखो, देखने के लिए अगर हम लोग इंट्रोडक्शन से बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड द रिलेटेड कंपाउंड। देखो भाई, वैसे तो ये क्वेश्चन जनरली जो आता है ये 5 नंबर के अंदर आएगा, बड़ी मुश्किल से हुई बीकेएम के अंदर, ज़्यादा नहीं आता बायोकेमिस्ट्री के अंदर ये। ठीक है, तो चांसेस कम रहते हैं, पर तब भी अगर आया क्वेश्चन तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 5 नंबर के अंदर आएगा लास्ट। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं उनके कुछ कंपाउंड्स होते हैं। प्रोस्टासाइक्लिन्स हो गया, थ्रोम्बोक्सिन्स हो गया, ल्यूकोट्राइन्स हो गया, लाइपोक्सिन्स हो गया, जिनको हम लोग करेक्टिवली क्या कहते हैं, इकोसिनोइड्स। क्यों? क्योंकि ये सब 20 कार्बन कंटेनिंग करते हैं। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या हो गए? प्रोस्टाग्लैंडिन वो कंपाउंड्स हैं जो जिनको हम लोग इकोसिनोइड्स बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 20 कार्बन कंटेनिंग होते हैं और साथ ही इसके कुछ रिलेटेड कंपाउंड्स हैं। वो रिलेटेड कंपाउंड्स में से प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, लाइपोक्सिन्स, इन सबको बोलते हैं अपन। ठीक है, ओके सर। अब हम लोग और आगे बात करें तो सिंथेसिस। तो यार सिंथेसिस और प्रोस्टाग्लैंडिन अगर आप लोग देखेंगे तो यार ये वाली बात आप लोगों ने बहुत दिलो दिमाग में बैठा लो कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ई एंड एफ। मतलब 2 टाइप के नहीं होते शुरुआत में। फर्स्ट, आइसोलेटेड फ्रॉम द बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। मतलब जब सबसे पहली बार बायोलॉजिकल फ्लूइड की इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें जो प्रोस्टाग्लैंडिन मिलते हैं उसका नाम क्या था, ई एंड एफ। ठीक है, और ई क्यों बोला? क्योंकि ईथर में सॉल्युबल थे। एफ क्यों बोला? क्योंकि फॉस्फेट बफर में सॉल्युबल थे। क्लियर है? अब साथ ही साथ एक बात और ध्यान से देखना कि ये जनरली मिलते कहाँ पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और किसके प्रिकर्सर्स होते हैं? एराकिडोनिक एसिड। और अगर अच्छे से नाम बोले तो 5, 8, 11, 14 इको। देखो ध्यान से, इको सेटेट्रे एक सेट एटेट्रोनिक एसिड। अब इसको जो आप लोग प्रोनाउंस करना चाहो जो वहाँ पर बोलते हैं वो, पर मेरे हिसाब से तो देखो भाई, तुम्हें याद रहे तो देख लो, कहीं मेरे को तो भाई मिल गया सत्यनारायण में तो डाल दिया भाई। ठीक है, तो एइको सेटी टेरिनोइक एसिड ऐसे करके कुछ नाम है इसका। तो यार तुम लोग देख लो, वैसे मुझे काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा है, पर अगर तुम लिख करके आओ कि प्रिकर्सर के एराकिडोनिक एसिड है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एसिड का यही होता है प्रिकर्सर। ठीक है, जो ह्यूमंस के अंदर हमारे को प्रोस्टाग्लैंडिन का मोस्ट ऑफ द प्रिकर्सर यही होता है। ठीक है, वैसे से बोलते हैं इको सेटी टेरानोइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, जो देख लेना से 5, 8, 11, 14, 5, 8, 11, 14। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो पाथवे को, देखो पाथवे को हम लोग बोलते हैं साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये रिलीज प्रोजेक्ट लाइसोफॉस्फोलिपिड। अब इनको छोड़ देना अभी फिलहाल, है ना, पर लिख करके आना, पर जब आप लोग बना करके आओ ना इनको लिख। अब ये क्या है, जब हम लोग थेरेपेटिक यूजेस बायोलॉजिकल यूज पढ़ेंगे ना तो उनके अंदर आ जाएंगे लिख करके। तो चालू करते हैं हम लोग फॉस्फोलिपिड से, और फॉस्फोलिपिड से बनता है एराकिडोनिक एसिड। कौन सा एंजाइम है देख लो, A2 है, 5 लाइपोऑक्सीजनेस, 5 HPET, ल्यूकोट्राइन्स एंड लाइपोक्सिन्स। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या बन गया हमारे पास, लाइपोक्सिन्स बन गया, ल्यूकोट्राइन्स बन गया, PGG2। ठीक है, और परऑक्सीडेज एंजाइम क्या है, PGH2। तो वही प्रोस्टाग्लैंडिन G2, प्रोस्टाग्लैंडिन H2, प्रोस्टाग्लैंडिन I2, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और ये EV, ये सब जिसमें सॉल्युबल होते हैं ना वैसे होते हैं। ट्रायोक्सिन A2, इस तरीके से देखो नाम रख दिया। और इसके अलग अलग एंजाइम है, जैसे PGI2 बनाया तो PGI2 सिंथेज, PGH2 से। और देखो PGH2 ही है वो ऑलमोस्ट जो मॉलिक्यूल है जो कि इस काम में आ रहा है। पर तुम देखो PGH2 भी तो किसी से बन रहा है, वो कौन है, PGG2। तो हम बोल सकते हैं कि PGG2 ही वो मेन मॉलिक्यूल है जिससे मोस्ट ऑफ द जो आपके इकोसिनोइड्स है वो बनते हैं, मतलब ये जो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं। ठीक है, तो पहले बोलो PGG2, फिर बनेगा PGH2, फिर अगर हम PGI2 सिंथेसिस PGI2 बन जाएगा, रिडक्टेज PGF2 अल्फा बन जाएगा, और आइसोमेरेज डालेंगे PGE2 बन जाएगा, और TXA सिंथेसिस तो TXA2 बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। अब भैया हाइपोथेटिकल 20 कार्बन डेरिवेटिव ऑफ फैटी एसिड। ओ क्या बोलती अरे देखो सुनो, हम लोगों ने बोला था वहाँ पर इकोसिनोइड्स, और इकोसिनोइड्स की एक प्रॉपर्टी होता है 20 कार्बन होता है। तो यार यहाँ पर कहीं जस्टिफाई कर रहा है क्या है? दूसरी बात, हाइपोथेटिकल हम लोगों ने थोड़ा सा माना है, मतलब एग्जैक्ट इसका स्ट्रक्चर जो है ना कि ये 20 कार्बन ही होता है, क्योंकि साइड चेन वगैरह लग जाती है ना इसलिए। ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ फैटी एसिड, किसका डेरिवेटिव है? फैटी एसिड का डेरिवेटिव होता है फॉस्फोलिपिड। ठीक है, लिपिड्स का डेरिवेटिव है। ठीक है, नेमली प्रोस्टाटेनोइक एसिड, और इसका जो फैटी एसिड का डेरिवेटिव वो कौन सा, प्रोस्टाटेनोइक एसिड। अभी दिखाता हूँ आपको स्ट्रक्चर, तो आप लोग रिलेट कर पाओगे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोस्टाग्लैंडिन बोलते हैं। तो देखो यार स्ट्रक्चर देखो, शायद से आप लोग तब रिलेट कर पाओ। देखो ये हमारे पास प्रोस्टाटेनोइक एसिड है और ये हमारे पास अदर है। ये देखो कंपैरिजन करो, देखो यहाँ पर बीच में क्या है, पेंटेन रिंग है, साइक्लोपेंटेन रिंग दिख रही है आप लोगों को। यहाँ पर देखो इस तरीके से कुछ मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है, जिसकी अगर यहाँ तक की बात करें तो 7 कार्बन स्ट्रक्चर है। यहाँ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है 20। तो यहाँ पर भी जो दिख रहा है हमारे को वो दिख रहा है कि 8 कार्बन है। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये भी कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है, देखो ये लगाया है ना, कुछ ऐसा सा सही, अरे ऐसा सा ही देखना है बस, एग्जैक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। देखो साइक्लोपेंटेन नहीं, देखो ऐसा सही है ना, देखो साइक्लोपेंटेन नहीं, हेक्सेन नहीं है, चलो कोई बात नहीं, पेंटेन तो बनना है ना बीच में। देखो ना बीच में पेंटेन तो आई है, बस पीछे ऑक्सीजन आ गया है बीच में। ठीक है, ऐसा सा ऐसा सा। ठीक है, तो बस सीधी बात यहाँ पर देख लिया हमने। और कुछ कुछ एराकिडोनिक एसिड से मिलता जुलता है, देखो ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये देखो एराकिडोनिक एसिड से मिलता जुलता दिख रहा है कि आप लोगों को, ये वाला स्ट्रक्चर देखो LTA4 का, ल्यूकोट्राइन का दिख रहा है कि आप लोगों को। ठीक है भाई, एक सेकेंड। तो यस, इनहिबिटर्स, अब बात करने वाले हम लोग इनहिबिटर्स ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस की। मैनी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इनहिबिटर्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन
प्रोस्टासाइक्लिन एंड थ्रोम्बोक्सिन्स बाय ब्लॉकिंग द एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेज। अब देखो सुनो, यहाँ पर आप लोग पहले तो ड्रग का नाम याद रखो, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस रोक रही हैं। अब भाई कैसे रोकेंगी, कोई तरीका तो होगा ना, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट करके। अब ये कहाँ पढ़ा था हमने, जस्ट इससे पहले वाली स्लाइड देखो, ये वाली नहीं, ये वाली भी नहीं, ये वाली भी नहीं, ये वाली देखो, यहाँ पर ये देखो, ये देखा था हमने साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम, यहाँ पर ये दिख रहा है आप लोगों को साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम। यहाँ पर ये जितनी भी ड्रग्स हैं, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, तो ये रोकती हैं, ठीक है। दूसरी बात आप लोग यहीं पर देख लो, फॉस्फोलाइपेज A2 को कौन रोकेगी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रोक लेती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं और तो कोई हमारे को यहाँ पर मेजर इनहिबिटर तो नहीं दिख रहा है, पर साइक्लोऑक्सीजनेज का आप लोगों को बेहद ध्यान रखना होता है। एस्पिरिन हो गया, फिनाइल ब्यूटाजोन हो गया, इंडोमेथासिन हो गया, आइबियोप्रोफेन हो गया। वैसे तो ये आप लोग फार्माकोलॉजी का टॉपिक हो जाएगा, अब इतना घुसोगे तो, बट मैं कहूँगा कि हाँ इतना याद रखो कि क्या मोटा मोटा याद रखना है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है। ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं जो इनहिबिट करती है सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स को, ठीक है, प्रोस्टासाइक्लिन थ्रोम्बोक्सिन्स बाय ब्लॉकिंग द एंजाइम साइक्लोऑक्सिन। एस्पिरिन एसिटाइलेट्स सेरीन एट द एक्टिव साइट ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेज एंड इरिवर्सिबली इनहिबिट। चलो इसको समझते हैं। हम लोग को मालूम है कि एस्पिरिन एक ड्रग है और ये हमने उधरी पढ़ी थी साइक्लोऑक्सीजन एंजाइम को। अब ये कैसे इनहिबिट करती है, ये क्या करती है, जो उसकी साइड होती है ना उसमें सेरीन होता है, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा सा, एक सेकंड, हाँ ठीक है, ये क्या करती है, सेरीन होता है साइड पर, उस सेरीन को कन्वर्ट कर देती है ये, ठीक है, मतलब उसे एसिटाइलेट कर देती है। क्या कर देती है, एसिटाइलेट, मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है देखो, CH2 CH3, यस, ये वो ग्रुप है, उसको जोड़ देती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सेरीन खराब हो गया एक्टिव साइट का, तो एक्टिव साइट काम करेगी नहीं करेगी। और ऐसी अदर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग सच एज आइडोमेथासिन, फेनाइल ब्यूटाजोन एक्ट एज अ रिवर्सिबल इनहिबिटर, मतलब इनकी क्या होती है, साइड सिमिलर सी होती होगी, ठीक है, तो ये ऐसे काम कर लेती हैं। पैरासीटामोल इज ऑल्सो रिवर्सिबल इनहिबिटर, याद रख लेना, पैरासीटामोल भी क्या होती है, इसकी रिवर्सिबल इनहिबिटर होती है। क्लियर है प्रोस्टाग्लैंडिन्स की। दर्द वगैरह में क्यों देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन मालूम कब रिलीज होता है, दर्द वगैरह में रिलीज होता है, तो दर्द को रोकना है तो एस्पिरिन दी जाती है, गैस्ट्राइटिस के केस में वो दी जाती है, ठीक है। तो दर्द को रोकने के लिए क्या करती हैं, यही तो काम करती है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रिपरेशन। क्या करती हैं, जब दर्द को तो रोकती हैं, तुम पैरासीटामोल खाते हो, पैरासीटामोल क्या करती है, सर दर्द हो रहा है साहब की, पैरासीटामोल थोड़ा सा रेस्ट कर लो, शांत हो जाएगा। कैसे शांत हो जाएगा, दवाई जाएगी अंदर, एब्जॉर्ब होगी, बॉडी स्ट्रीम में जाएगी, इकोसिनोइड्स को इनहिबिट कर देगी। कैसे इनहिबिट कर देगी इकोसिनोइड्स को, प्रोस्टाग्लैंडिन को कैसे इनहिबिट कर देगी, ऐसे इनहिबिट कर देगी, साइक्लोऑक्सीजन एंजाइम को रोक देगी थोड़े टाइम के लिए, और रिवर्सिबल इनहिबिटर है, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि अरे एक बार दर्द रुका तो साल कभी आया ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ना, बस। तो ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। अब देखो डिग्रेडेशन देखते हैं, डिग्रेड भी तो होंगे, मान लो तुम्हें एक बार दर्द हुआ, तुम दवाई नहीं लेने का, ठीक है, अपने आप शांत हो गया, तो शांत अपने आप ही तो हो गया, कैसे हो गया। द लंग एंड द लिवर आर द मेजर साइट्स ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन डिग्रेडेशन। 2 एंजाइम्स याद रख लेना नाम, 15 डाईहाइड्रोक्सी प्रोस्टाग्लैंडिन डिहाइड्रोजनेज एंड 13 प्रोस्टाग्लैंडिन रिडक्टेज कन्वर्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ C15 टू कीटो ग्रुप एंड देन टू C13 एंड C14 डाईहाइड्रो डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये क्या करता है, 3 जगह काम करते हैं, कैसे काम करेंगे, पहले तो एंजाइम बोलो, 15 डी हाइड्रोक्सी प्रोस्टाग्लैंडिन डिहाइड्रोजनेज, 15 डी हाइड्रोक्सी प्रोस्टाग्लैंडिन डिहाइड्रोजनेज एंड 13 प्रोस्टाग्लैंडिन रिडक्टेज। अब ये क्या कन्वर्ट करता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है, OH ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, कीटो ग्रुप के अंदर। आय हाय क्या बात है सर, कौन से कार्बन की बात चल रही है सर, C15 की, और C13 और C14 में, ठीक है, डाईहाइड्रो डेरिवेटिव से, मतलब वहाँ पर भी OH वगैरह होते होंगे, तो उधर भी किस में कन्वर्ट कर देता है, डबल OH में, खत्म है ना। नहीं, अगर मान लो कि वहाँ पर नहीं है तो फिर ये मतलब एक तरीके से इतना समझ लो कि ये डाईहाइड्रो डेरिवेटिव, मतलब कि सर इसको इसमें कन्वर्ट नहीं करेगा। डाईहाइड्रो का मतलब ये होता है कि वहाँ पर जो भी उनके फर्दर ग्रुप अटैच है उनको उनकी जगह हाइड्रोजन दे देना, क्योंकि डाईहाइड्रो कहीं 13 और 14 बीच में आएंगे, हमने वो चेन देखी थी नीचे वाली, उसमें कहीं बीच में थे, ठीक है, तो बीच में आएंगे तो किसमें कन्वर्ट करेगा, ये समझ में आ गई थी बात, किसमें कन्वर्ट करेगा, हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन दे देगा, ठीक है। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट बायोमेडिकल एंड थेरापेटिक यूजेस देखो प्रोस्टाग्लैंडिन के, बहुत आसान से है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन रिजल्ट इन मेनी सिम्टम विच इंक्लूड, भैया इतने सिंपल ये तो डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं, पेन, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग एंड इन्फ्लेमेशन। इसी के लिए तो खाते हैं पैरासीटामोल किस किस के लिए खाते थे दोस्तों, दर्द हो रहा है सर, फीवर में खा लेते हैं, नोजिया थकान महसूस हो रही है सर, वॉमिट उल्टी सी आ रही है, फिर तब नहीं खाते, तब भी मतलब लिख सकते ना, वॉमिटिंग, इन्फ्लेमेशन, सूजन के केस में। द प्रोस्टाग्लैंडिन PGA PG12 आर द वेजोडाइलेटर इन फंक्शन, इनका एक काम होता है वेजोडाइलेशन, BP कम हो जाता है बुखार में, ठीक है, एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो, डिक्रीज टू पेरिफेरल रेजिस्टेंस टू लोअर द ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये तो क्या वो वही भाई सीधी बात है, ये हमारे पास ब्लड वेसल है, ये मोटी हो गई तो क्या ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा उस एरिया में, रेडनेस हो जाएगी उस एरिया में, साथ ही साथ अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा तो BP कैसा हो जाएगा एरिया में, लो हो जाएगा, बस ये तो बात लिख रही है, ठीक है। चले, द PGE1 एंड PGE2 इंड्यूस द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लामेशन, रेडनेस, स्वेलिंग, एडेमा एक्सेट्रा ड्यू टू द आर्टेरियल वेजोडाइलेशन, याद रख लेना। PGE1 PGE2 रेडनेस करते हैं, स्वेलिंग करते हैं, एडेमा करते हैं वेजोडाइलेशन के कारण, ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट देखो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को देखो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू ट्रीट दीज इन्फ्लामेटरी रिएक्शन सिंस दे इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। ये वाली बात तो हमारी पहली हो चुकी है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, बोलो करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है।
उससे क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस रुक जाती है। PGE2 PGF2 आर यूज्ड फॉर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड इंडक्शन ऑफ द लेबर। अब टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, इंडक्शन ऑफ द लेबर, ठीक है। अब देखो भाई, दोनों बातें अलग अलग है। इंडक्शन ऑफ द लेबर का मतलब क्या होता है कि लेबर पेन को पहले ही इंड्यूस कर देना। मान लो कि बच्चे की स्थिति ठीक नहीं है तो उसे पहले ही इंड्यूस करके कई डॉक्टर्स क्या कर लेते हैं, डिलीवरी कर लेते हैं। उसमें भी हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स को देते हैं। साथ ही साथ टर्मिनेशन, किसी को नहीं चाहिए तो टर्मिनेशन भी करवा सकते हैं प्रेगनेंसी का, क्योंकि वहाँ वेजोडाइलेशन करा करके टर्मिनेशन भी कर देती है। अब वो थोड़ा सा ऑब्सगैनी वाला पार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा आप लोगों को शांति रखनी पड़ेगी। बस याद रख लो, क्योंकि जब वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर बोलेंगे आपसे कि बताओ तुमने कहीं तो ऐसा पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में कि जो कौन सा ऐसा एक इकोस्नॉइड है जो कि क्या करता है, टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी में मदद करता है। तो याद होना चाहिए कि इकोस्नॉइड सर ने एक बताया था हमारे को, कौन सा इकोस्नॉइड है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन PGE2 एंड PGF2, ठीक है। और कभी भी आपसे मतलब अगर कोई दवाई भी बोलता है कि हाँ यार अगर लिख दो कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो PGE2 PGF2 भी दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। PGE2 अलॉन्ग विद हिस्टामिन एंड ब्रेडिकाइनिन कॉज पेन, माइग्रेन इज ऑल्सो ड्यू टू PGE2, एस्पिरिन अदर नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स इनहिबिट PG सिंथेसिस एंड डस कंट्रोल फीवर। ये वाला तो देखो पॉइंट काफी बार आ गया है, बस ये वाला पॉइंट याद रखना कि PGE2 जब हिस्टामिन के साथ रिएक्ट करता है और या ब्रेडिकाइनिन के साथ, इससे क्या होता है, पेन होता है। और जो माइग्रेन होता है वो किसकी वजह से होता है, PGE2 की वजह से ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं वो गैस्ट्रिक अल्सर्स के ट्रीटमेंट में भी यूज़ करे जा सकते हैं, ठीक है। एक लेक्चर हमें लेना थोड़ा सा गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट के ऊपर, तो वो आता है टेस्ट होता है। उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग एस्पायर कराते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि अगर रेडनेस मिल रही है तो कुछ और केस है, ब्राउन मिल रहा है, तो चलो वो तो यार फर्दर बात है, वो कभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे तो बताऊंगा आपको मैं। तो फिलहाल याद रखना कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं वो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर के भी ट्रीटमेंट में काम करते हैं। खैर ये वाला जो थोड़ा सा पॉइंट है ये थोड़ा मेडिसिन टॉपिक में चला गया, बट यस कि मेडिसिन वाले जब पूछेंगे कि भैया तुमने कुछ पढ़ा था क्या ऐसा कि प्रोस्टाग्लैंडिन का ये भी यूज़ होता है, तो तुम कब से कह सकते हो कि हाँ सर ये पढ़ा तो था, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेट पैनक्रियाटिक सेक्रीशन एंड इंक्रीज द मोटिलिटी ऑफ द इंटेस्टाइन विच ऑफन कॉजेज डायरिया। डायरिया का कारण भी बन सकते हैं। मतलब ये पता क्या है, हमने एक ड्रग लिखी साहब, हमने एक ड्रग लिखी प्रोस्टाग्लैंडिन, मान लो हमने एक लेडी को ड्रग लिखी जिसको था टर्मिनेशन करवाना था प्रेगनेंसी का। अब ये टर्मिनेशन तो करवा दिया हमने मान लो, ठीक है, और उसमें मान लो बुखार भी आ रहा था, तो हमने क्या कर दिया, दो चीज़ें तो ठीक कर ली कि फीवर और टर्मिनेशन तो ठीक कर लिया, पर अगर वो ड्रग उसको साइड इफेक्ट शो करेगी तो क्या क्या शो कर सकती है, ठीक है। पहला, डायरिया कॉज कर सकती है, बोलो कर सकती है नहीं कर सकती है, ठीक है। पेन कॉज करेगी नहीं करेगी, बिल्कुल सर पेन दर्द होगा, बिल्कुल होगा, जो कि हिस्टामिन के साथ होती है ये, ठीक है। पर अगर हम लोग साथ में हिस्टामिन इनहिबिटर्स भी दे दें तो फिर क्या होगा, पेन थोड़ा कम हो सकता है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं कि आप लोग किस तरीके से सोच रहे हो और एग्जामिनर को आंसर दे रहे हो, ठीक है। वो बोलेगा कि तुम बोले कि अभी पेन होता है, और वैसे तुम इसे उसमें भी लिखते हो, दर्द वगैरह में भी लिख देते हो, तो नहीं सही पर पैरासीटामोल वगैरह को दर्द में लिखते हो, ठीक है। और हम टर्मिनेशन कराना चाह रहे हैं उस पर, चलो मान लो कि हमें दर्द थोड़ा कम करवाना है, तो क्या लिखोगे, तो हिस्टामिन इनहिबिटर लिख सकते हैं, क्योंकि हिस्टामिन के साथ मिलकर के दर्द पैदा करती है, ठीक है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा। माइग्रेन भी हो सकता है, तो मैं समझ में नहीं आ रहा, तुमने प्रोस्टाग्लैंडिन लिखी टर्मिनेशन करो, तुम समझ में नहीं आ रहा ऐसी कौन सी दवाई है जिसकी वजह से माइग्रेन, तो यार तुम समझो थोड़ा सा कि वो कौन सी हो सकती है, प्रोस्टाग्लैंडिन ही है वो एक्चुअली में, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। माइक्रोफेजेस सिक्रीट PGE विच डिक्रीज द इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ B and T लिम्फोसाइट। ये वाली बात बहुत अच्छे से याद रखना कि जो माइक्रोफेजेस होते हैं वो इसको रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो B और T लिम्फोसाइट्स होते हैं ना उनके फंक्शन भी कम हो जाते हैं, इनकी इम्यूनिटी को लॉस भी कराती है थोड़ी सी, ठीक है। और माइक्रोफेजेस से कब डिक्रीज कर कब सिक्रीट करते हैं, जब वो कैसा फंक्शन कर रहे होते हैं, क्लीनिंग का, सेल क्लीनिंग का जो फंक्शन, तो यहाँ पर तो चाहिए भी नहीं है। मतलब B और T लिम्फोसाइट अपना काम कर चुके हैं, उनके फंक्शन को सप्रेस करवाना है और साथ ही साथ सेल को करना है क्लीन, तब कौन सिक्रीट कर सकता है, माइक्रोफेजेस सिक्रीट कर सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स को, क्लियर है, तब की बात करिए। और वहीं पर बात करें PGE1 PGE2 आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि वेजोडाइलेशन का काम करते हैं, साथ ही साथ मतलब बोल सकते हैं कि इनको इनहेलर्स वगैरह के अंदर भर के देते हैं, ठीक है। इनका थोड़ा सा और अच्छा रोल होता है, वो अगर आप लोग बेटर होगा कि मेडिसिन में जाने, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इज ऑल्सो इंक्रीज बाई प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम भी मतलब किडनी के फंक्शन को भी कहीं ना कहीं रेगुलेट करेगा, साफ करेगा, और यूरिन वगैरह को भी मतलब एकदम अच्छा लगता है, बॉडी की सॉल्युबिलिटी आयंस वगैरह मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन। नेक्स्ट, PGI2 act as a vasodilator while TXA2 is a vasoconstrictor. The balance between PGI2 and TXA2 is important in the regulation of hemostasis and thrombosis. अब ये ठीक है, थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ द बॉक्स पॉइंट है, मैं कहूँगा कि यार इसे आप लोग अगर भूल भी जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लोगों को जब लिखने में काम आएगा जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में होते हो ये, और जब मेडिसिन में ही पढ़ाएंगे आपको ये वाला फंड, ठीक है। बस मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि जो PGI2 होता है वो वेजोडाइलेटर होता है, TXA2 क्या होता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। उतना अच्छा वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर नहीं होता, वैसे वेजल के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता, पर ठीक है, तब भी इन दोनों को हम लोग देते हैं मिक्स करके, है ना। कोई भी अगर आप फार्माकोलॉजी जा रहे हो, फार्माकोलॉजी आप मतलब मान लो आप लोग प्रोडक्ट के लिए दवाई बनाने वाले फार्मासिस्ट हो, वो वाले जो होते हैं ना जो दवाई बनाते हैं, ठीक है। अब वो दवाई बना रहे हो, आपसे बोला गया कि यार हमारे को एक ऐसा वो बना करके दो कि जो थ्रोम्बोसिस के रेगुलेशन मत करे और उसमें कॉम्पोजिशन बताओ, तो आप लोगों को कॉम्पोजिशन किसके बीच में बैठाना, प्रोस्टाग्लैंडिन के दो चीज़ों के बीच में। तो आप लोग कौन कौन सी चीज़ यूज़ करोगे, PGI2 एंड TXA2, क्योंकि दोनों ही थ्रोम्बोसिस वगैरह के रेगुलेशन में मदद करते हैं और साथ ही साथ उनके अलग अलग इफेक्ट हैं, क्लियर है, इसीलिए तो सामंजस्य बैठाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो और साथ ही साथ जो डॉक्टर्स लगते हैं डोज वगैरह भी थ्रोम्बोसिस वगैरह के में प्रोस्टाग्लैंडिन, तो इनकी जरा थोड़ा सा मात्रा को ध्यान में रख करके सेट की जाती है, इसलिए लो डोजेस चालू करते हैं पहले डॉक्टर, ठीक है। तो इसी के साथ ये बहुत छोटा टॉपिक था यार, समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वीडियो को देखा यार, बस चैनल को कर दो सब्सक्राइब,
और वीडियो को कर दो लाइक अगर आपको पसंद आया हो तो यार, शेयर भी कर दो भाई ताकि और लोग भी जुड़ें यार, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, बाय बाय।